गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा, आज हम लोग का चौथा क्लास होगा। ज्योग्राफी जो हम जनसंख्या वृद्धि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका चौथा क्लास होगा। इससे पहले भी नहीं, सॉरी, पांचवा क्लास होगा, क्योंकि इससे पहले हम चार जो क्लासेस हैं वह आपके ले चुके हैं। तो आज का जो क्लास होगा वह सबसे लास्ट क्लास होगा, या तो फिर इसके बाद एक क्लास तक हो जाएगा, क्योंकि उतना भी ज्यादा वीडियो हम नहीं अपलोड, मतलब उतना भी ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाए ताकि आपको देखने में बोरिंग लगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे, आज का टॉपिक होगा प्रवास के कारक और प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक। ये सारे टॉपिक है। तो प्रवास के दो कारक होते हैं, एक होता है पहला प्रतिकर्ष कारक और एक होता है अपकर्ष कारक। तो सबसे पहले हम प्रवास को जो समझते हैं, प्रवास क्या है। अभी हम जिस स्थान पे हैं, नए स्थान से, सॉरी, पुराने स्थान पे से नए स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। मान के चलिए अभी हम इस स्थान पर है और हम कहाँ जा रहे हैं, रांची चल जा रहे हैं। तो हम रांची गए तो हम क्या किए, हम प्रवास कर गए, वहां से वहां रांची गए, प्रवास कर गए। आपका एकदम बेसिक से समझिए कि जहां से उद्गम होता है, उद्गम मतलब जहां से हम निकलते हैं, और गंतव्य, गंतव्य मतलब जहां पहुंचते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। उद्गम स्थान से लेकर के गंतव्य स्थान तक पहुंचना प्रवास कहलाता है। अब ये प्रवास जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इनके दो कारक होते हैं, इनके प्रकार में कारक होते हैं। एक तो हम किन कारणों से जाते हैं, एक तो हमारा प्रतिकर्ष कारक होता है, एक तो अपकर्ष कारक होता है। तो प्रतिकर्ष कारक कैसे कारक को कहते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक प्रतिकर्ष कारक एकदम राजनीतिक उपद्रव, जघन्य अपराध कह सकते हैं, कि बेरोजगारी, भूखमरी, बेरोजगारी, भूखमरी, प्राकृतिक आपदाएं से घिरा चक्रवात, तूफान, सुनामी, ये सारे आपदाएं यदि आपके सामने मंडरा रहे हो तो क्या आप वहां पे रह सकते हैं। आपको हम बता पूछ रहे हैं, क्या आप वहां पे आप रह सकते हैं। हम तो नहीं रहेंगे, आप रहेंगे। आप भी नहीं रह सकते, हमको भी पता है। तो ऐसे कारण में क्या कहते हैं कि उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे चीज जो हमारे सामने होते हैं, मान के चलिए कि राजनीतिक उपद्रव, यानी कि राजनीतिक उपद्रव मतलब गृह युद्ध जैसे समस्या हो गए, एकदम नदी में बाढ़ आने लगे, प्राकृतिक आपदाएं, इसी प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत आ जाएंगे तूफान, चक्रवात, नदी में बाढ़ आ जाना, बेरोजगारी, बेरोजगारी से तो सभी पीड़ित है, शिक्षित, अशिक्षित, वहां पे किसी भी प्रकार के शिक्षा का कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हम वहां रहना पसंद नहीं करेंगे, तो हम उस स्थान को छोड़ के चल जाते हैं। तो वही होते हैं प्रतिकस कारक, यानी कि ऐसे चीज हमारे सामने है जिसको हमारे किसी काम के नहीं है, कोई भी काम के नहीं, हम वहां असहाय हैं। हम असहाय का मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ना तो हमारे पास ये है, बाढ़ के पानी को रोक नहीं सकते, हम वहां पर रह ही क्यों रहे हैं। वही होते हैं प्रतिकर्ष कारक। उस स्थान की इन कारणों के कारण छोड़ने का तहत उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकारस प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत रखते हैं। और इसका जस्ट उल्टा अपकर्ष कारक, अपकर्ष मतलब कोई खींच रहा है, जैसे कि अब धमाल में शायद गोलमाल में होगा, यानी गोपाल कोई खींच रहा है, यहाँ पे अपकर्ष कारक होता है। यही सब सुविधा वो देता है, ये सुविधा प्रतिकर्ष कारक सुविधा नहीं देता है, इसलिए लोग चले जाते हैं। लेकिन अपकर्ष कारक सुविधा देता है, चिकित्सा का सुविधा देगा, बेहतर चिकित्सा है, सुविधाएं होंगे, बेहतर एजुकेशन सिस्टम होगा, वहां पे किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं नहीं होंगे, वहां पे एकदम सौंदर्य, प्रकृति एकदम सौंदर्य, फले फूले एकदम मस्त एकदम दिखेंगे वहां पे। वहाँ के जो रोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर के साथ साथ हमें वहाँ पे उद्योग में विभिन्न प्रकार के कार्य मिलेंगे। तो इस कारण से परिवहन की सुविधाएं मिलेगी। तो अपकर्ष कारक सुविधा दे रहा है, जो सुविधा दे रहा है वो अपकर्ष कारक, अपकर्ष यानी कि घींच रहा है। अप मतलब कि घींच रहा है, देखे ना, तो घींच के ले जा रहा है। तो अपकर्ष कारक इस सुविधा देता है, लेकिन ये सुविधा छीनता है। यही है प्रवास के दो कारक, एक है प्रतिकर्ष कारक, एक होता है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं, वह हमारे सुविधा को छीनते हैं। ऐसे सारे मजबूरी के कारण होते हैं कि हम वहां रह ही नहीं सकते। और अपकर्ष कारक ये सुविधा देते हैं, शिक्षा की सुविधा देंगे, चिकित्सा की सुविधा देंगे, परिवहन की सुविधा दे सकते हैं, या तो फिर वो सौंदर्य की सुविधा दे सकते हैं। नगर में क्यों जाते हैं, हमें सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, वहां पे हमें रहने से क्या होता है, हमारे एजुकेशन, हमारा दिमाग बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। ये सारे अपकर्ष कारक ये सुविधाएं देते हैं, समझ में आ गया। यही होते हैं प्रवास, और प्रवास के दो कारक होते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई के अंतर्गत डाल दीजिए। समझ में आ गया, जितने को हम वीवीआई में डाल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
मान के चलिए ये दो क्वेश्चन है जो कि प्रवास के कारक 2 नंबर में दिए जा सकते हैं। कितने नंबर में आ सकते हैं? ये 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आ सकते हैं। या तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इसमें से पहचानिए कौन अपकर्ष कारक है और कौन प्रतिकर्ष कारक है। जो सुविधा देगा वो अपकर्ष और जो सुविधा लेगा वो अपकर्ष, सॉरी, जो सुविधा लेगा वो प्रतिकर्ष। यानी कि बेरोजगारी, हमारी बेरोजगारी पड़ गई है, सुविधा ले गए। अशिक्षित है, सुविधा ले गया है, सुविधा नहीं दे रहा है, सुविधा नहीं दे रहा है, चिकित्सा नहीं है, सुविधा नहीं दे रहा है, तो प्रतिकर्ष कारक में डाल सकते हैं। इसी कारण से हम वहां छोड़ के उस स्थान को चल जाते हैं। और जो सुविधा देता है, बेरोजगारी दे रहे हैं, तुमको शिक्षा दे रहे हैं, तुमको चिकित्सा व्यवस्था दे रहे हैं, तो वह होगा अपकर्ष कारक। समझ में आ गई? आ गए या तो आ गई। लड़की पढ़ रही है तो आ गई, और लड़का पढ़ रहे हैं वहां बैठ के तो आ गए। समझ में आ गया? इसी के लिए हम दोनों बोलते हैं आ गई, आ गए। समझ में आ गया? अगला होते हैं हम जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। कि जनसंख्या परिवर्तन तो हम पढ़ रहे हैं, जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? हमारे इन्वायरमेंट पर, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? जो हम परिवर्तन देख रहे हैं उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, तो उसके परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? तो उसी को हम अगला टॉपिक होगा जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। मान के चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। आपका घर में 10 व्यक्ति, एज्यूम कीजिए आपका परिवार 10 फैमिली है, और आपके पड़ोस में 4 फैमिली है। किसके पास सबसे ज्यादा पैसा बचेगा? आप बता दीजिए ईमानदारी से। तो आपके पड़ोस वाले जिसके यहाँ 4 लोग हैं और आप 10 लोग हैं, तो आपका पैसा बहुत खर्च हो गए, और जो 4 लोग हैं उनके ज्यादा पैसा बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी कि हम कह सकते हैं कि आपकी जनसंख्या अधिक है और उनकी जनसंख्या कम है, इसलिए वहां पैसा ज्यादा बच रहा है और आपका में बहुत कम बच रहा है। तो वैसे ही देश की जनसंख्या अधिक रहेगी कि नहीं, देश की जनसंख्या, तो वहां पैसा क्या बचेगा? अर्थव्यवस्था क्या वहां का बचेगी? नहीं बचेगी। लेकिन जिस देश में कम जनसंख्या रहेगी वहां की तो अर्थव्यवस्था बचेगी, वहां की पैसा बचेगी। साथ ही साथ क्या होंगे, आपके घर में जनसंख्या अधिक है तो खाना-पीना के खर्चा ज़्यादा होंगे, संसाधन का उपयोग ज़्यादा होगे, ये सारे चीज़ों के ज़्यादा उपयोग किए जाएँगे। म मान के चलिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, सबके लिए एक-एक बैट लेके आना है। आप वॉलीबॉल खेल रहे हो, उसके लिए सबके लिए एक-एक खाना, यानी कि एक जन के लिए खाना नहीं। कोई मत कह रहा है कि हमको अंडा रोल चाहिए, कोई चिकन चिली चाहिए, कोई बोलता है कि हमको मिक्सचर बिस्कुट चाहिए। तो अलग-अलग सुविधाएँ, सबके लिए माँगों को पूरी करना, डिमांडों को पूरी करना पड़ रहा है। यानी कि संसाधन बहुत सारे खर्च हो रहे हैं। लेकिन कोई 4 फैमिली है, बोलेंगे कि हाँ, एक ही चीज़ को लाके संसाधन कम संसाधन में भी हो जाएँगे। तो वो 4 फैमिली वाले आपके हो जा रहे हैं पड़ोस के। तो वही बात यहाँ देश में हम करते हैं कि जिस देश में जनसंख्या अधिक है, वहाँ पैसा ज़्यादा खर्च होगी। जिस देश में जनसंख्या कम है, वहाँ पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होगी, बचेगी, और ये खर्च करेगा, ये बचाएगा। कम जनसंख्या वाले देश बचाएँगे, अधिक जनसंख्या वाले देश पैसा खर्च करेंगे। यही होते हैं कि, और साथ ही साथ क्या होगा, अधिक जनसंख्या होगी तो अधिक संसाधन का उपयोग किया जाएगा। कम जनसंख्या है तो कम संसाधन का उपयोग किया जाएगा। समझ में आ गया? आप मान के चलिए कि आप अधिक जनसंख्या रहेगा तो क्या आप अपने खेतों से उपजाएँगे? उसका सारा का सारा नहीं पूरेगा। आप तो कहीं न कहीं से खरीद के लाएँगे कुछ ना कुछ सामान। तो वैसे देश जहाँ पे अधिक जनसंख्या है, वो दूसरे देश से सामान मँगाते हैं। मंगाना को आयात कहते हैं, ठीक है? और जिसके पास कम जनसंख्या वाला देश है, वह सामान को दूसरे देश को देते हैं, यानी भेजते हैं। भेजना को निर्यात कहते हैं। मान के चलिए हम निर्यात करते हैं, ठीक है? इतना समझ में आ गया? यही कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। यानी कि जब जनसंख्या यदि घटती है या तो बढ़ती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन, हमारा देश के आर्थिक विकास नहीं हो पाएँगे, संसाधनों का अधिक खर्च होगा, पैसों की खपत नहीं हो पाएगी, बहुत ज़्यादा खर्चा होंगे पैसा, संसाधन खर्चा होंगे। ना तो हम किसी भी देश में वस्तु को बेच सकते हैं, बल्कि हम मँगाएँगे दूसरे देश से खाने-पीने के लिए। और जिस देश में जनसंख्या बहुत कम होगी, वहाँ की जनसंख्या हमें क्या मिलेंगे? पैसा भी बचेगा, पैसा के साथ-साथ हमें क्या भी बचेगा? पैसा भी बचेगा, उसके साथ-साथ हमारे संसाधन भी बचेंगे। हम उस दूसरा देश को बेच सकेंगे, तो उस कम जनसंख्या वाला देश के आर्थिक विकास अधिक होगा, और बल्कि हम जो अधिक जनसंख्या वाला देश है उसका आर्थिक विकास कम होगा। यही होते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव के कारण होते हैं। तो ये सारे चीज यहाँ पे लिख दिए गए हैं।
आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितना आपको लिखने की ज़रूरत है उतना ही लिख देते हैं हम। इससे ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम गारंटीड देते हैं कि उतना भी लिखना नहीं है, आर्ट्स है, आर्ट्स के स्टूडेंट के जैसा पढ़ना है। समझना ज़्यादा है, ठीक है? कम शब्दों समझना बेहतर है। अगला होता है जनांकीय संक्रमण, तो जनांकीय संक्रमण क्या है? तो यह एक सिद्धांत है, जनांकीय संक्रमण एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत है, जिसका गणना बहुत ही बड़े क्षेत्र में भी किया जा सकता है। जान मान के चलिए कि जनांकीय सिद्धांत मान कोई भी क्षेत्र में हम जनसंख्या का वर्णन के लिए इसका उपयोग करते हैं। मान के चलिए कि आपके घर में कितने जनसंख्या है, उसका हमें वर्णन करना है या गिनती करना है, तो हम जनांकीय सिद्धांत का उपयोग करते हैं।